हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 25 नवंबर। जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नेशनल सुसाइडल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। उसके बाद में जो कोल की इंक्रीजिंग डिमांड है उसको देखेंगे। साथ ही साथ ग्रेट नोट के बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलके क्या अनाउंस किया है, एक स्ट्रेटजी को, जो कि किस में हेल्प करेगी, सुसाइड को प्रिवेंट करने में। ठीक है, और इसको कलेक्टिवली क्या बोला गया है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। ये पहली अपनी किस्म की ऐसी भारत के अंदर जो स्कीम है, जो स्ट्रेटजी है, वो लागू की जा रही है, जिसके अंदर टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट सेक्टर्स के साथ में कोलैबोरेट किया जाएगा, जिससे जो मोर्टेलिटी रेट है, सुसाइड की वजह से जितने लोग मर रहे हैं, उनके अंदर 10% की कमी ला सकें हम 2030 तक। जो स्ट्रेटजी बनाने की जो तर्ज है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर सुसाइड को प्रिवेंट करने की बात की गई है, उसके बेस पे इसको बनाया गया है। व्हाट इज़ द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी? द स्ट्रेटजी ब्रॉडली सीक्स टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर देखा जाएगा कि भाई कोई ऐसा पेशेंट है जिसके दिमाग में कुछ रॉन्ग थॉट्स आ रहे हों, ठीक है, लाइक सुसाइडल थॉट्स, तो उनको पहचाना जाए और उनको सही से सही मतलब उनको सही से गाइड किया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को अगले 3 साल के अंदर क्या करने की बातें चल रही हैं कि इसको अच्छे से लागू किया जाए। यहाँ पे बात की गई है कि साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बनाया जाए। कहाँ पे? जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंडर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगले 5 साल में। इट ऑल्सो एम्स टू इंटीग्रेट मेंटल वेल्थ बीइंग कोरिकुलम। जो भी आप स्टडी वगैरह करते कॉलेज स्कूल्स के अंदर, वहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि अगर किसी बच्चे को इस तरह की कोई परेशानी है तो आउटरीच कर सके अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के पास, या फिर जो भी हेल्पलाइन नंबर होती है उसके ऊपर कॉल कर सके। तो ये सब कब अगले 8 साल के अंदर क्या है ना, इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे बात क्या की गई है, जो डेवलपिंग गाइडलाइंस हैं फॉर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग। ठीक है, जो मीडिया रिपोर्ट्स करती है, आपने देखा होगा हर एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताती है। अगर कोई भी सुसाइडल केस है तो पूरा एक सीन क्रिएट कर देते हैं एनिमेटेड, जिससे अगर कोई इस तरह का जिसके अंदर थॉट है तो उसके ऊपर भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है कि जो गाइडलाइंस हैं मीडिया के लिए, उनको भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि ये सुसाइड के जो केसेस हैं इनके ऊपर ज़्यादा वो ना किया जाए, इनको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए, जिससे कि दूसरों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सुसाइड इन इंडिया? इंडिया के अंदर स्टेटस की बात करते भाई, क्या कुछ चल रहा है। नेशनल फिगर्स की बात करें, इंडिया के अंदर मोर देन 1 लाख लाइव्स, 1 लाख जिंदगियाँ हर साल सुसाइड की वजह से ख़त्म हो जाती है। इस वजह से टॉप किलर रहा है 15 से 29 साल की कैटेगरी के अंदर। जो 15 से 29 साल के जितने भी लोग होते हैं, बच्चे या फिर जितने भी लोग पर्सनस होते हैं, वही सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। 2019 से 22 तक की बात करें तो ये रेट 10.2 से लेके 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन बढ़ गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसने अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट जारी की गई थी, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सुसाइड्स को बांटा गया था। ठीक है, जैसे कि डेली वेजर, जो मज़दूर आदमी होते हैं, तो उनके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या है ना, सबसे बड़ा प्रोफेशन यही है डेली वेजेस का। उनके अंदर 2021 के अंदर 42,004 सुसाइड केस हुए हैं। ठीक है, मतलब 42,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी 2021 अकेले के अंदर, जो कि 25.6% था। आपने देखा होगा 2019 के अंदर कोविड आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी मंदी आ गई, और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ा, जो डेली वेजेस वर्कर्स थे। तो उस वजह से भी एक वो भी रीज़न था कि भाई लोग अपना क्या है ना, खाने पीने का भी उनके पास कुछ नहीं था, ऊपर से जो कर्ज रहता है वो भी नहीं चुका पा रहे थे। तो काफ़ी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इंसान को ये लगता है कि चलो भाई अब यहीं एक रास्ता बचता है, तो वो ऐसे रास्तों पे कभी नहीं जाना चाहिए। द शेयर ऑफ डेली वेज
death by the suicide has crossed the quarter mark for the first time. At the national level, the number of suicide increased by 7.17% from ईयर 2020 से 21 तक करीबन 7.25%, ठीक है, 7.17% इसमें इजाफा हुआ है सुसाइड केसेस के अंदर। द नंबर ऑफ सुसाइड इन डेली वेजेस ग्रुप, जो डेली वेजेस का अकेले का ग्रुप है उसके अंदर करीबन 11.5% इसका इजाफा हुआ है। फार्मिंग सेक्टर के अंदर की बात करें तो जो किसान है, किसान की भी काफ़ी न्यूज़ आती रहती है कि भाई वो क्या है ना कर्ज के तले आके फिर अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। तो वो कितना रहता है, करीबन 6.6% ड्यूरिंग 2021। प्रोफेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे हाईएस्ट किस में है प्रोफेशन की बात करें तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जिनका खुद का अपना कोई धंधा है, करीबन उनके अंदर क्या है 16.73% लोगों का क्या है ना वो अपनी लाइफ सुसाइड से ख़त्म कर देते हैं। अनएम्प्लॉयड सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर सबसे कम की अभी उसके अंदर काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, करीबन 12.38%, जो कि 15,652 था 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर की बात करें तो 13,714 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रीज़न की बात करें तो सबसे पहला रीज़न क्या रहता है, जो फैमिली प्रॉब्लम्स है। 33.2% जितनी भी डेथ हुई है उसके अंदर फैमिली प्रॉब्लम्स रही है अपनी जान गंवाने की, जिसके अंदर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को काउंट भी नहीं किया गया। और जो मैरिज रिलेटेड है वो करीबन 4.8%, और जो बीमारी की वजह से डेथ हुई है वो रही है करीबन 18.6%। महाराष्ट्र स्टेट ने इसमें सबसे ऊपर टॉप किया है, उसके बाद तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र 13.5% काउंट करता है जितनी भी डेथ हुई है सुसाइड की वजह से उसका। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली के अंदर 2,840 सुसाइड केसेस हुए पर ईयर। व्हाट आर द इंडियाज़ इनिशिएटिव, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको कम करने के लिए। सबसे पहला तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, जो कि मेंटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है जो भी लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। फिर एक किरण नाम से टोल फ्री हेल्पलाइन चलाएगी, जिसका क्या नाम है किरण, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाएगी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो कि हेल्प करता है, पीपल्स को सपोर्ट करता है, जिसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं ना, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए। देखो कभी कभी है ना वैसे भी ट्राई कर लेना चाहिए। मैंने इस हेल्पलाइन पे एक बार कॉल भी किया था यही चेक करने के लिए कि ये काम करती भी है या नहीं, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई कॉल नहीं उठाता। मनोदर्पण इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में इसको चला गया था, जिसके अंदर जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था फैमिली मेम्बर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को ड्यूरिंग कोविड-19 समय पे। व्हाट इज़ एनसीआरबी, एनसीआरबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसको 1986 के अंदर सेटअप किया गया था, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इसका फंक्शन क्या था, जो भी क्राइम और क्रिमिनल्स इन सब की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ताकि जो भी और क्राइम होते हैं उनके अंदर ये लिंक करने में हेल्प करे। इट वॉज सेटअप ऑन द किसकी रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था, जो नेशनल पुलिस कमीशन थी उसके बेस पे, जो 1977 में गठित की गई थी। 1981 में उसने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जमा की गई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो टास्क फोर्स है 1985 के अंदर उनकी रिकमेंडेशन पे एनसीआरबी को गठित किया गया था, यानी कि सेटअप किया गया था। एनसीआरबी हर साल अपनी एक रिपोर्ट लेके आती है, जिसके अंदर ये क्राइम का जितना भी डेटा है उसको इकट्ठा करती है, और उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि 1953 से अब तक पब्लिश होती आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कोल। कोल की जो ज़रूरत है, जो डिमांड है, उसके बढ़ते हुए उसको पढ़ते हैं, ठीक है, कि क्यों इतनी डिमांड इसकी बढ़ रही है। डिस्पाइट द कंट्रीज एफर्ट टू स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, हम बड़े बड़े वादे करके आ रखे हैं कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे भी मूव करना है, और ऊपर से जो हमारा कार्बन एमिशन है उसको भी न्यूट्रल करना है। तो लेकिन जो उसके लिए हमको क्या है, कोयले के ऊपर जो अपनी निर्भरता है उसको कम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा क्यों, क्योंकि कोयला जो है
वो इंडिया का डोमिनेंट एनर्जी सोर्स है, कि जो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमको मिलती है, ठीक है, जो पावर मिलती है वो कोयले के बदौलत ही मिलती है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द कंट्री? अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन बाय क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, फॉसिल फ्यूल्स मेकअप फॉर ओवर हाफ द इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी इन द कंट्री के अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, जितने भी इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी है उसके अंदर क्या है, 266 गीगावाट की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब 266 गीगावाट को हम टच कर लेंगे 2029 से 30 तक की बात करते हैं। और जो इसके अंदर जो कोयले की जो डिमांड है वो कितनी बढ़ जाएगी? अभी फ़िलहाल 678 मिलियन टन है 2021-22 की जो डिमांड है, वो 2031-32 तक कितनी चली जाएगी? 1018.2 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। इसकी मतलब दिस मीन्स दैट कोयले की जो कंजप्शन है 40% तक भारत में बढ़ जाएगी। और रीज़न क्या है कोयले की डिमांड का? देखो, आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के अंदर कोयले का यूज़ होता है, ठीक है, और अभी ऐसी कोई ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजीज़ है नहीं जो कोयले को एज ए फ्यूल रिप्लेस कर सके। कंटिन्यू एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज़ इकनॉमी, इंडिया की जो इकनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। जो 2022 से 24 तक की बात करें तो इसके अंदर हर साल जीडीपी ग्रोथ के अंदर 7.4% का इजाफा हो रहा है। और ये किसकी दया है? ये है कोयले की दया, ठीक है। इंडियाज़ पुश टू डोमेस्टिक कोल माइनिंग थ्रू बोथ कोल इंडिया एंड ऑक्शन ऑफ कोल ब्लॉक। अब आपने देखा होगा कि जो इसकी क्या हो रही है, ऑक्शन भी हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो इनका क्या कर रहा है, ऑक्शन भी करता है थ्रू कोल इंडिया, और जो कोल के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको प्राइवेट कंपनीज़ को बेचा जा रहा है, जिससे जो कोल की यूजेज है इंडिया के अंदर वो टाइमली क्या है ना इंक्रीज़ हो जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ओपनड अप कोल माइनिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कोल माइनिंग इंडिया ने खोल दी, जिससे क्या क्लेम करते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस कोल सेक्टर रिफॉर्म होगा। गवर्नमेंट एंटिसिपेट्स दैट इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड कंपटीशन इन कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन के अंदर ही कंपटीशन लेके आएंगे टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी एंड हेल्प क्रिएट मोर जॉब्स इन कोल सेक्टर। देखो, मेरा ये मानना है, जिस चीज़ को आप जल्दी से बना नहीं सकते ना, उसको इतनी जल्दी क्या है ना ख़त्म भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको फिर से रिन्यू होने के लिए टाइम देना चाहिए, और ये ऐसे ही नहीं होती, इनको 250, 300, 400 साल लग जाते हैं अच्छी क्वालिटी का एक कोयला बनने के अंदर। कोयले की बात करें तो एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर या फिर उस फॉर्म में हमको मिलता है, और इसको काला सोना भी बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और हर जगह मिल भी जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री होगी, स्टीम इंजन्स हो गए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं? थर्मल पावर। कोल प्रोडक्शन के अंदर जो लीडिंग वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कौन कौन सी है? सबसे पहले नाम आता है चाइना का, उसके बाद यूएस, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडोनेशिया, और लास्ट में आता है इंडिया। इंडिया के अंदर कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो सबसे पहली बात तो करेंगे जो गोंडवाना कोल फील्ड्स है, इसके अंदर 250 साल पुराना कोयला मिलता है हमको, जो कि सबसे बेस्ट इन क्लास है। उसकी जो क्वालिटी है वो सुपीरियर क्वालिटी मिलती है हमको, किसकी? कोयले की। यहाँ पे इंडिया का 99% प्रोडक्शन होता है कोयले का, और जो इंडिया का जितना 98% जो रिजर्व है वो यहीं पे है। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? दामोदर, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल के एरिया में, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के एरिया में, गोदावरी जो कि महाराष्ट्र में है, और उसके बाद नर्मदा वैली। फिर बात करते हैं टर्सरी कोल फील्ड के बारे में, जो कि 15 से 60 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। इनके अंदर कार्बन का कंटेंट काफ़ी कम होता है, लेकिन मॉइस्चर और सल्फ़र के जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन के अंदर मिलता है, जो कि असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जो हिमालयन फुट हिल्स है लाइक दार्जिलिंग हो गया वेस्ट बंगाल के अंदर, राजस्थान, यूपी एंड देन केरला। अब कोयला भी क्या है ना कई कैटेगरी का मिलता है। एक तो एंथ्रेसाइट, जो कि सुपीरियर क्वालिटी होती है, 80 से 95% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। JNK के कुछ स्मॉल हिस्सों के छोटी छोटी जगहों पे ये मिलता है। बिटमिनियस, जो कि 60 से 80% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है।
झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमको ये मिलता है। फिर लिग्नाइट 40 से 55% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। मॉइस्चर की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। राजस्थान जो लखीमपुर असम के अंदर वहाँ और तमिलनाडु में ये हमको मिलता है। फिर बात करते हैं पीट की, जो जिसके अंदर सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है 40%, और ये ऑर्गेनिक से, ठीक है, जो कि वुड होती है उससे कोयला बनने का पहली स्टेज होती है। अब बात करते हैं ग्रे नोट के बारे में, ठीक है। इसकी अपीयरेंस देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसके येलो कलर के तो पाँव हैं और जो इसका पेट है बिल्कुल वाइट कलर का है, और जो फीदर्स वगैरह और जो सामने का एरिया है ये किस कलर का है, ग्रे कलर का, जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो बेसिकली ये 9000 किलोमीटर का रास्ता तय करके रसिया से उड़ के कहाँ पे जा पहुँचे, केरला के कोस्ट के ऊपर। और ये साल में इंडिया में आते ही रहते हैं, किसके थ्रू, कौन सा रास्ता क्रॉस करके, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में 2 जगह आते हैं, पहला तो आ गया केरला में, और सेकंड पहुँचते हैं कहाँ पे, जामनगर गुजरात के अंदर। इनके अपीयरेंस आप देख लेना, मैं वैसे बता दी मैंने। प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैलिड्रिस टेन्योरोस ट्रिस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है, थोड़ा सा पढ़ लेना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दिस स्पीसीज ब्रीड्स इन नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के अंदर, वहाँ पे इसकी ब्रीडिंग होती है मेनली विंटर्स के अंदर, और विंटर्स में ये फिर कहाँ पे चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, थ्रू द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। इंडिया के अंदर बेसिकली गुजरात और आंध्र प्रदेश के अंदर ये ज़्यादातर देखे जाते हैं। द येलो सी ऑफ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ये पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर है। जब ये रास्ता कवर करते हैं तो इन जगहों पे रुक के जाते हैं। हैबिटेट की बात करें तो आपको बेसिकली बेज वगैरह, जो हार्बर, एस्चुरीज और लेग्यूम्स हैं, है ना, जितना भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर आप इनको देख सकते हो। व्हाट इज़ CAF, यानी कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो ये इन बर्ड्स का एक तरह का माइग्रेशन रूट है जो 30 कंट्रीज से होके जाता है, ठीक है, जो कि लिंक करता है किसको, नॉर्दर्न मोस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड जो कि रशिया साइबेरिया के अंदर, उसको किससे करता है, साउदर्न मोस्ट नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी कि वेस्ट और साउथ एशिया को, जिसके अंदर मालदीव्स या फिर ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी भी आती है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे 9 फ्लाईवेज के अंडर में आता है, जो डिफरेंट फ्लाईवेज हैं, इनके जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो ऐसे 9 फ्लाईवेज हैं जिनके अंदर ये भी आता है, और इन 9 में से 3 होते हैं, 3 कहाँ से होके गुजरते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है, जिसमें से 2 तो कौन से हो गए, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे और एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटेजिक रोल इन फ्लाईवे, इट प्रोवाइड क्रिटिकल स्टॉप ओवर साइट ऑफ 90% ऑफ द बर्ड स्पीसीज। जो 90% जो बर्ड की जितनी भी स्पीसीज है जो एक जगह से दूसरी दूर दराज दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाती है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर क्या है ना, लोकेशन प्रोवाइड करता है। फ्लाईवेज आर द एरिया यूज्ड बाय द ग्रुप ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग देयर एनुअल साइकिल विच इंक्लूड देयर ब्रीडिंग एरियाज, स्टॉप ओवर द एरिया इन विंटर एरियाज। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी सौंपी गई है, किसकी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन से ईयर के लिए, 22-23 के लिए, 2022 से 23 के लिए। कौन सी काउंसिल के अंदर, जो अभी हो रही थी फ्रांस के अंदर, ठीक है, सॉरी, फ्रांस के पास अभी इसकी प्रेसिडेंसी थी, तो ये अभी इसका 3rd एनुअल समिट हो रहा था जापान में, जहाँ पे इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को सौंपी गई। This development came on the heels of assuming the presidency of G20, League of the World's Largest Economies. What are the highlights? इसके हाईलाइट क्या थी, इसके थीम बेसिकली थे रिस्पॉन्सिबल AI सिस्टम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस हो, फ्यूचर ऑफ वर्क हो, इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन के अंदर इसका क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। टोक्यो ऐसी पहली कंट्री थी, फर्स्ट एशियन कंट्री जिसके अंदर ये समिट हुआ। विद नेशनल प्रोग्राम ऑन AI इन प्लेस एंड ए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। इंडिया ने में हाईलाइट क्या हुआ, इंडिया की क्या कमिटमेंट है
कि एआई का अच्छे से एफिशिएंट यूज़ होगा इनोवेशन इकोसिस्टम के अंदर। जो नेशनल प्रोग्राम है यानी कि नेशनल डेटा गवर्नेंस और फ्रेमवर्क पॉलिसी है, ये क्या एम इंश्योर करती है कि कोई भी नॉन पर्सनल डेटा का यूज़ होगा, ठीक है, एक्सेस किया जाएगा, पर्सनल नहीं नॉन पर्सनल, ठीक है, और डेटा को शेयर किया जाए गवर्नमेंट के साथ में, सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो इसकी हेल्प ली जाएगी किसके अंदर, एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जीपीएआई है क्या, इसको लॉन्च किया गया था जून 2020 के अंदर 15 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। और कहा जाता है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पार्टनरशिप है, ये कैसे डिस्क्राइब करती है, फ्रूटेशन ऑफ एन आइडिया डेवलप्ड विद इन द G7 कंट्रीज़। तो G7 कंट्रीज़ का ये आइडिया था कि ऐसी कोई ग्लोबल पार्टनरशिप बनाई जाए, किसके बेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे। तो उसके बाद से इसका गठन हुआ था। स्टार्टिंग में 15 कंट्रीज़ ने इसको मिलके बनाया था। तो 15 कंट्रीज़ देख लो, फ़िलहाल के लिए इसमें 25 कंट्री है, और 25 कंट्री में इंडिया शामिल है या नहीं, बिल्कुल है। और जो फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो वहाँ इंडिया शामिल है या नहीं, तो बिल्कुल है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में भी था, और जो बाकी की 25 मेंबर स्टेट है उनके अंदर भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, देखो कोई भी कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान को सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं, ठीक है, उसकी सोच से जो होने वाले काम होते हैं उनको कोई भी मशीन, ठीक है, मशीन खुद उन टास्क को कंप्लीट कर दे। तो वो किससे कैसे काम करती है, वो करती है खुद की अपनी इंटेलिजेंस से। और वो इंटेलिजेंस कैसे उसके पास आती है, बेसिकली ये सारा काम करता है अगर हम उसको करेक्ट डेटा प्रोवाइड करेंगे मशीन को, ठीक है, मशीन को करेक्ट डेटा प्रोवाइड किया तो हमको रिजल्ट भी करेक्ट मिलेंगे। अगर हमने एआई सिस्टम के अंदर गलत डेटा डाल दिया तो उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो भी हमको जल्दी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका रिज़ल्ट भी हमको ख़राब ही मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग होती है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है एआई, फिर बिग डेटा को कंज्यूम करता है, न्यूरल नेटवर्क्स को फैलाता है, और खुद से एल्गोरिथम्स को पहचानता है। आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर, फेसबुक क्या करता है, आपको फ्रेंड लिस्ट सजेस्ट करता है, ठीक है, अपने यूज़र्स को। तो वो कैसे कर पाता है, वो कर पाता है एआई की वजह से। और एआई क्या करता है, आपके फ़ोन का जितना भी डेटा है उसको रीड करता है, उसके बेस पे आपको आपके दोस्तों के वहाँ पे सजेशन दिखाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर भी एआई काम करता है। और इंडिया के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो बात की जा रही है कि एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 967 बिलियन का इंडियन इकोनॉमी में 2035 तक आते आते ही इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। 400 से यानी कि 450 से 500 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2025 तक ही हो जाएगा इंडिया की जीडीपी में, जो कि 10% है किसका, जो 5 ट्रिलियन जीडीपी का जो हमारा टारगेट है उसका। इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स रिलेटेड है इससे, एक तो हो गया नेशनल एआई स्ट्रेटजी, फिर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैट बॉक्स, जो वहाँ पे जो आपसे चैट करता है वो भी एआई है। रेज 2020 रीजनेबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ठीक है। वैश्विक भारत वैज्ञानिक समिट, ये भी किससे पे बेस्ड है, एआई पे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और कोई भी सुझाव सजेशन आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।